अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। यमन का थ्रेट इसराइल के लिए और उनके पैदर पे हमले कम होने के बजाय ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। और जैसे अल कसाम ब्रिगेड के जो स्पोक्स पर्सन है अबू उबैदा, वो पूरे सोशल मीडिया पे एज अ हीरो इस वक्त छाए हुए हैं और पूरे अल्टरनेट मीडिया उनको कवर कर रहा है। इसी तरह से जो यमन के मिलिट्री चीफ हैं सराय, वो भी एक सेकंड हीरो के तौर पर इस वक्त सामने आ गए हैं। और हम देखते हैं कि यमन जो है उसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री भी देख लेते हैं, उसको टच कर लेते हैं और उसकी कंटेम्परेरी इश्यूज़ जो हैं उनको भी थोड़ा-सा टच करते हैं और देखते हैं कि यमन का क्या रोल इस वक़्त सामने आ रहा है इज़राइल और गाज़ा वॉर के सिलसिले में। तो ये मैं आपको जो पिक्चर दिखा रही हूँ सना सिटी है, बहुत ही कदीम सिटी, बहुत ही यानी इसकी तारीखी हैसियत है। ये पूरे यमन जो मुल्क है उसकी और इसके जो ये शहर है इनकी हैसियत बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ कि जो काहतानी कबीला जो कि उनके ट्रेडर्स जो हैं वो ही थे जो कि मक्का से गुज़र रहे थे जब हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल वहाँ पे थे, अकेले थे और इसी कबीले के लोग जो हैं उन्होंने वहाँ पर सेटलमेंट्स बनाई और वो शहर आहिस्ता-आहिस्ता फिर आबाद होना शुरू हो गया। इसी तरह से जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था उससे पहले, उस वक़्त जो है ये सबा की जो सल्तनत थी, यमन उसका हिस्सा था और लिहाज़ा मलका जो सबा वहाँ आई थी, वो असल में यमन की भी उस वक़्त मलका थी। और इसके अलावा भी बहुत तारीख़ी यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यमन के जो लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले यहूदियत को भी अपनाया। उसके बाद जब ईसाईयत का दौर आया, तो उस वक़्त इनके कुछ हुक्मरानों ने ईसाईयत को भी कबूल किया और जब इस्लाम का दौर आया तो ये पूरा का पूरा यमन जो है इस्लाम के फ़ोल्ड के अंदर आ गया। मगर यहाँ पर सिर्फ़ सुन्नी इस्लाम ही नहीं बल्कि शिया इस्लाम ने भी बहुत मतलब मज़बूती से जड़ पकड़ ली और इनफ़ैक्ट ये जो नॉर्थ के इलाके हैं, नॉर्थ के जो शहर हैं, सना इनका कैपिटल और इसके अलावा ये जो ऊपर के तमाम इलाके यहाँ पर शिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रही हमेशा। और जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो ये साउथ की तरफ और ईस्ट की तरफ ज़्यादा इन इलाकों में रही। और मैं आपको बताऊँ जब ऑटोमन एम्पायर थी उस वक़्त ऑटोमन्स ने बड़ी कोशिश की कि हम मुकाबला करके, जंगें करके ये जो शिया हुक्मरान हैं उनकी जो है सल्तनतों को उलट दें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। और बिलाखिर ऑटोमन्स ने जो शिया इमाम थे इस इलाके के, उनके साथ इन्होंने डील कर ली, पीस मेकिंग कर ली और उन्हीं को अपना एलाइज़ बना लिया। और जब ऑटोमन्स की एम्पायर टूट गई 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नतीजे में, उस वक़्त ये जो इमाम थे, यहाँ का शिया इमाम, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं और उन्होंने अपने यमन को एक इंडिपेंडेंट मुल्क बना दिया। और लेकिन ये जो नॉर्थ यमन है, ये तो इंडिपेंडेंट ही रहा, लेकिन जो साउथ वाला यमन था, इसके ऊपर ब्रिटिश ने कुछ अरसे के बाद कब्ज़ा कर लिया क्योंकि वो कॉलोनियल थे और उन्होंने तो दुनिया भर में जो इलाके हैं उनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, सो उन्होंने यमन में भी कब्ज़ा किया, लेकिन वो सना के और ये जो नॉर्थ के इलाके हैं इनके ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सके। और ये जो शिया हुक्मरान हैं इनकी जो इजारादारी है यमन के सियासत के अंदर वो मुस्तकिल कायम रही और यही वजह है उन्हीं उन्हीं लोगों में से एक कबीला है हूती कबीला जिसने जो प्रेसिडेंट साले की यहाँ से जाने के बाद जो कि खुद भी एक शिया कबीले से ताल्लुक उनका भी था, मगर उनसे होती जो कबीला है उसकी थोड़ी बहुत चपकलिश रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट रहता था। वो इसलिए क्योंकि जो साले थे वो प्रो यूएस पॉलिटिक्स कर रहे थे और लाइक प्रो सऊदी और प्रो यूएस पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन जो होती थे वो ईरानियंस के साथ ज़्यादा एलाइड थे, उनके ताल्लुकात थे ईरानियों के साथ और वो साले को हमेशा बुरा-भला कहते रहते थे और वो चाहते थे कि यमन का जो ये नॉर्थ यमन है, ये बिल्कुल पूरी तरह से अलाइन हो जाए ईरान के साथ। सो वही हुआ जब साले को अरब स्प्रिंग के नतीजे में यहाँ से निकलना पड़ा, उसके खिलाफ बेशुमार प्रोटेस्ट यमन में होना शुरू हो गए और उसको यहाँ से भागना पड़ा। तो होती ने फौरी तौर पे जो होती कबीला उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और उनकी सियासत के ऊपर काबिज़ हो गए और लेकिन
जो बिकॉज़ हूती जो है वो ईरानियन एलाइड थे। शिया तो ख़ैर साले भी थे, लेकिन वो मॉडरेट थे और सऊदीज़ के साथ वो अच्छे ताल्लुकात में थे। लेकिन हूती जैसे ही आए, उनका ताल्लुक टोटली जो है वो ईरान के साथ था और सऊदी अरब और आपको पता है उस वक़्त ईरान के की आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। वो एक-दूसरे के साथ दुश्मनी निभा रहे थे। तो लिहाज़ा उसके फ़ौरन बाद जो है वो सऊदी और यमन की वॉर शुरू हो गई। सो ये इसका बैकग्राउंड है और ये मैं आपको थोड़ा-सा इसका रिलीफ़ दिखा रही हूँ, इसकी जो टोपोग्राफ़ी दिखा रही हूँ कि ये किस किस्म का एरिया है यमन का, कि बहुत ज़्यादा हिली, एक तो डेज़र्ट डेज़र्ट होने की वज़ह से यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं होता और उसके ऊपर ये एक डबल इश्यू कि ये बिल्कुल हिली एरिया है और हिली एरिया का आपको पता है कि उसमें डेवलपमेंट करना कितना ही मुश्किल होता है। तो इसी वजह से ये भी एक वजह है कि जो यमन है वो पूरे अरब पेनिनसुला का और पूरे गल्फ नेशंस में से सबसे गरीब मुल्क है और यहाँ पर इतनी गुर्बत है कि लाइक ग़िज़ा की किल्लत और मतलब एनर्जी की किल्लत, हर तरह की जो है किल्लत यहाँ पे इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है और बिकॉज़ ऑफ़ द रीज़न कि ये पिछले 6-7 साल से सऊदी अरब के साथ जंग में मुब्तला है, तो लिहाज़ा इनकी जो जो मुल्क के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा पॉवर्टी मज़ीद बढ़ गई और लाइक भूख और गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यूनाइटेड नेशंस और बहुत सारी जो इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें और वो कई दफ़ा इसके ऊपर बयान दे चुकी हैं कि ये जो बिल्कुल वर्ज के ऊपर है ये कंट्री और यहाँ पे बेशुमार डेथ्स हो सकती हैं बिकॉज़ ऑफ़ द रीज़न कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो अप्रैल में आपस में रिप्रोचमेंट हुई है, दोस्ती हुई है, उसके बाद से उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम यमन की वॉर ख़त्म करना चाहते हैं और ये यमन के सिलसिले में एक तरह से जंग बंदी हो रखी है और आपस में इनके नेगोशिएशंस दोनों पार्टीज़ की हो रही हैं। बहरहाल डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा हैं यमन के बारे में, लेकिन हम इस वक़्त जा रहे हैं इस बात पे कि ये गाज़ा वॉर से इनका क्या ताल्लुक है। ये गूगल अर्थ से मैं आपको दिखा रही हूँ और ये यहाँ पे मार्क जो हुआ हुआ है, ये मारीब एक जगह है, बहुत कदीम जगह, बल्कि इसका कुरान में भी ज़िक्र है क्योंकि ये ही वो जगह है जहाँ पे मारीब का डैम बना हुआ था जो कि बर्स्ट हो गया था और उसकी वज़ह से इलाके के लोग जो है वो मतलब उनको काफ़ी अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा मिली थी। बहरहाल वो एक वाक़या था। तो अब यही वो यमन है और ये मैं आपको गूगल अर्थ से दिखा रही हूँ इस वक़्त कि ये यमन का इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है बिकॉज़ ऑफ़ द रीज़न कि ये रेड सी के बिल्कुल दहाने के ऊपर मौजूद है। ये पूरा रेड सी है और आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो इसी रेड सी से गुज़रती है। गल्फ़ का सारा ऑयल यहाँ से चल कर के आता है और मेडिटेरेनियन में पहुँचता है और मेडिटेरेनियन सी से फिर पूरे यूरोप में सप्लाई होता है, बिकता है और इवन उस तरफ जाता है जो अमेरिकाज़ हैं उनकी तरफ भी जाता है। सो ये इस रेड सी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और दुनिया का ट्रेड जेपरडाइज़ हो सकता है अगर ये बाब-उल मंदब का ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को अगर यमन के लोग जो हैं वो बंद कर दें किसी भी तरह से। और आप ये देख रहे हैं कि जिबूटी एक मुल्क है जो कि बिल्कुल इस बाब-उल मंदब के अक्रॉस यहाँ पे मौजूद है और आप ये देख रहे हैं कि ये जो समुंदर का रास्ता है वो जो डीप, क्योंकि बड़ी शिप्स के लिए डीप सी चाहिए होता है और डीप सी बिल्कुल सेंटर में से गुज़र रहा है और वो ज़्यादा यमन के करीब है और यमन के पास ज़्यादा अथॉरिटी है कि वो इस रास्ते को वो बंद कर सकता है। बहरहाल गॉड फॉरबिड ऐसा ना ही हो बिकॉज़ दुनिया भर की ट्रेड इसके साथ मुंसलिक है, इसी रास्ते को इस्तेमाल करती है। लेकिन अब हुआ यही है कि यमन ने जो फर्स्ट अटैक किया गाज़ा इज़राइल वॉर के सिलसिले में, वो उसने यहाँ से अपने मिसाइल जो दागे वो सीधा जाकर उसने यहाँ पे इलियाद जो कि इज़राइल का ये शहर है जो कि बिल्कुल उसका इस रेड सी के इस गल्फ में से ही के ऊपर वाक़ है और ये गल्फ ऑफ अक़बा इस गल्फ का नाम है, ये जो छोटा-सा ये रास्ता है। तो बहरहाल यमन के जो पहले मिसाइल्स हैं उन्होंने आकर इलियाद से की जो शहर है
इज़राइल का शहर जो कि मैंने पहले भी आपको इसका सारा दिखाया था कि ये एक बड़ा मॉडर्न पोर्ट सिटी है और इवन एक टूरिस्ट हब भी है इज़राइल के लिए। तो इसके ऊपर फर्स्ट इनका जो है वो बॉम्बिंग हुई थी यमन की तरफ से। लेकिन उसके बाद जो है पे दर पे यमन के जो फोर्सेस हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो शिप्स के ऊपर हमला किया है जो कि यहाँ से इज़राइल की शिप्स गुजर रही थी रेड सी में इसके करीब से, और इसके अलावा यूएस की भी शिप्स और फ्रांस की शिप्स, इस तरह ये पे दर पे इन लोगों के ऊपर हमले करता रहा है। लेट्स सी इसके कुछ न्यूज़ अब हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यमन के जो होती हैं और उनके जो चीफ मिलिट्री हैं वो सिराई, उन्होंने अभी एक आध दिन पहले ही वार्निंग दे दी। उन्होंने बोला कि जितने भी शिप्स जो कि इज़राइल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि किसी भी मुल्क का शिप हो, लेकिन वो इज़राइल को सामान पहुँचाने के लिए अगर जा रहा है और हमें उसका पता चल जाता है, तो हम उसको या तो ब्लॉक करेंगे या हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। और जो शिप्स जो हैं गाज़ा की तरफ जा रही हैं, गाज़ा को फूड देने के लिए, मेडिसिन के देने के लिए, उनको हम जाने देंगे। लेकिन जो भी ऐसे शिप्स हैं जो कि जा रही हैं इज़राइल की तरफ, हमें उसका पता चल गया तो वो हमारे लिए एक लेजिटिमेट टारगेट्स बन जाए। सो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ न्यूज़ कि फ्रेंच फ्रिगेट शूट्स डाउन ड्रोन्स ओवर द रेड सी। ये बिल्कुल एक या एक दो दिन पुरानी ही न्यूज़ है। 10 दिसंबर की ये न्यूज़ है कि ये जो फ्रेंच की फ्रिगेट है, और फ्रिगेट्स आपको पता है ये मिलिट्री शिप्स ही होती हैं, और इनके ऊपर इन्होंने ड्रोन से हमला किया। और जो हमले हुए हैं उसमें कुछ एक आधा ड्रोन को वो डाइवर्ट भी कर देते हैं, मगर ज़ाहिर है अगर ज़्यादा ड्रोन्स होंगे तो फिर ये डाइवर्ट नहीं हो सकते और डेफिनेटली इस शिप को नुकसान पहुंचा होगा। ये फ्रेंच शिप, और इससे पहले की न्यूज़ में आपको बता दूं कि 3 कमर्शियल शिप्स हिट बाय मिसाइल्स इन हूथी अटैक इन द रेड सी, यूएस वॉरशिप डाउन्स 3 ड्रोन्स। यानी 3 शिप्स के ऊपर हमला किया उन्होंने, उससे उसके ऊपर मिसाइल भी गिराए गए और ड्रोन्स भी गिराए गए। यही न्यूज़ मैं आपको एक और जगह से भी दिखा देती हूँ। मल्टीपल कमर्शियल वेसल्स अटैक्ड इन द रेड सी, ये रॉयटर्स ने कंफर्म की ये न्यूज़। उन्होंने बोला यमन्स हूथी मूवमेंट सेड इट्स नेवी हैज अटैक्ड 2 Israeli ships, Unity Explorer and Number 9, and विद आर्म ड्रोन्स एंड नेवल मिसाइल्स। यानी उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल दोनों से अटैक किया, और दो जो शिप्स हैं यूनिटी एक्सप्लोरर और नंबर 9, ये दोनों इजरायली शिप्स हैं जिनको उन्होंने मारा। और उसके अलावा जो उनके साथ एक्सपोर्ट करती हुई यूएस की शिप्स होंगी उनको भी इन्होंने कुछ ना कुछ अटैक किया और उन्होंने ये ड्रोन्स इनके डाइवर्ट किए। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि बात के जो भी ट्रेड की शिप्स होती हैं और कार्गो की शिप्स होती हैं, उनको अलाउड नहीं होता कि वो वेपन अपने पास रखें। तो लिहाजा अगर कोई भी उनके ऊपर हमला करता है तो वो कभी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती, इवन गन्स भी रखने की उनको इजाजत नहीं होती। तो होता यही है कि अगर कोई खतरा हो तो फिर मिलिट्री शिप्स अलग से उनके साथ एस्कॉर्ट करती हैं, और वही हो रहा था कि यूएस की मिलिट्री शिप्स इनको एस्कॉर्ट कर रही थी और उन्होंने यमन के लोगों ने इनके ऊपर भी हमला कर दिया। बिल्कुल लेटेस्ट यानी कि आज की ही खबर समझ लें कि यमन के जो हूतीज हैं क्लेम अटैक ऑन नॉर्वेजियन टैंकर। नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे का एक ऑयल टैंकर वहां से गुजर रहा था और उसको उन्होंने मिसाइल से भी और बॉम्ब से और मिसाइल से उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया। सो ये हो रहा है, यानी कि ये जो ये होती हैं ये बिल्कुल भी इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे हैं और वो अपने हमले को मजीद बढ़ा रहे हैं। और बिल्कुल इसमें बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि अगर सऊदी अरब और इजिप्ट ले लें, जॉर्डन ले लें, या फिर आप ईरान को ले लें, अगर ये लोग या टर्की को इवन ले लें, अगर ये लोग डायरेक्टली इस वॉर के अंदर आ जाते हैं तो फिर यूएस और उनके जो एलाइज हैं, इसराइल के जो एलाइज हैं, वो यही कहेंगे कि जी ये पूरा मुल्क जो है इतना बड़ा सॉवरेन कंट्री जो है हमारे खिलाफ जंग में शामिल हो गया, तो लिहाजा अब हम उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन यमन की हैसियत थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यमन अभी भी वॉर सिचुएशन के अंदर है और अभी भी वो
ये कहा जा सकता है कि हूती जो है वो यमन की जो है वो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि एक मिलिशिया फोर्स है जिसका इस वक्त कब्जा है यमन के ऊपर। तो इस अगर कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए तो यमन का जो जितनी भी कार्रवाई वो कर रहे हैं उसको एक यू अंडरस्टैंड एक टेररिस्ट थ्रेट या इस तरह की उसमें भी देखा जा सकता है। और यमन के साथ जो डीलिंग यूएस या मजीद बाकी जो ये लोग करेंगे वो एक डायरेक्ट डीलिंग भी कर सकते हैं कि यमन के जो टारगेट्स हैं उनको वो सिर्फ हमला कर ले। लेकिन अगर सऊदी अरब ऐसा करता है या इजिप्ट ऐसा करता है तो वो एक भरपूर जंग शुरू हो जाने का उसमें अंदेशा होता है और वही स्पिल ओवर इफेक्ट सामने आ जाता है, जिसका खतरा बहुत ज्यादा इस वक्त है कि ये पूरा रीजन जो है वो किसी वॉर का शिकार ना हो जाए। तो ये एक बड़ी बुर्दबारी वाली बात है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक तरह से दोस्ती भी चल रही है और एक तरह से लाइक वो एक दूसरे के इस वक्त साथ बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी कर रहे हैं, डेली बेसिस पे उनके बीच में डिप्लोमेसी हो रही है। और उन्होंने शायद और गालिबन ये मिल करके ये बात तय की है कि चलो हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि हम अपनी मलिशियस और प्रॉक्सीज जहाँ जहाँ पे हैं उनको हम इजाज़त दे देते हैं। जैसे कि हजबुल्ला एक प्रॉक्सी है, जैसे कि हूती एक प्रॉक्सी है, तो उनके थ्रू ही हम करेंगे। और सऊदी और इजिप्ट और जॉर्डन ने कह दिया होगा ईरान से कि तुम लोग ये करो और हम खामोश रहते हैं और हम इसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं करते। सो ये सब कुछ हो रहा है। और साथ ही साथ आज से 3-4 दिन पहले क्या हुआ कि यूएस ने क्योंकि मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जिस वक्त यमन और सऊदी अरब के बीच में वॉर हो रही थी, तो जिस तरह से हूती जो है ईरान के प्रॉक्सी बनकर के लड़ रहे थे, इसी तरह से और कुछ प्रॉक्सी मलेशियाज थी जो कि सऊदी अरब के लिए की तरफ से लड़ रही थी और यूएई की तरफ से लड़ रही थी। यानी यूएई से लिंक्ड और उनके यानी एक एलाइड किस्म की मलेशियाज अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सऊदी से लिंक भी मलेशिया यमन के अंदर मौजूद हैं जो कि साउथ और ये जो ईस्टर्न साइड है इस साइड पे हैं। और यहाँ पे जो नॉर्थ की साइड है और वेस्टर्न साइड है इसमें ईरानियन बैक मलेशियाज बहुत ज्यादा है। सो यूएस ने क्या किया आज से 3-4 दिन पहले, उसने जाकर के ईयू को कॉन्फिडेंस मिली है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को कॉन्फिडेंस मिली है कि जो मर्सनरीज तुम लोगों से अलाइड जो हैं या तुम्हारी बैकिंग से जो यमन के अंदर मौजूद हैं उनको हम क्यों ना कहें कि वो जाकर के हूती के साथ मुकाबला करें। और एक तरह से दूसरे अल्फाज में ये होगा कि दोबारा से यमन के अंदर वॉर शुरू हो जाएगी जो कि बड़ी मुश्किल से अब खत्म हो रही है। तो अब यूएई ने कहा कि चलो ठीक है आप चले जाओ और उनसे बात कर लो, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि अब ये इस तरह होने देंगे यूएई। मगर उन्होंने यूएस को कहा कि ठीक है आप जाकर उनसे बात कर लो। और वो वहां पहुंचे हैं यूएस के लोग और उन्होंने उन मर्सनरीज के टीमों से बात की है और उनसे कहा है कि तुम लोग इस वक्त जो है ना हम तुम्हें वेपन्स देंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, तुम इस वक्त फौरी तौर पे जो है हूती के खिलाफ जंग शुरू कर दो। अब देखना ये है आने वाले दिनों में कि क्या आया वाकई ऐसा होगा या फिर यूएई और सऊदी जो है वो आपस में ये कह देंगे और अंडर द टेबल उनको कह देंगे कि तुम लोग बिल्कुल जो है वो खामोश रहो और बिल्कुल थोड़ा बहुत जो है 1-2 बुलेट्स फायर कर लो, लेकिन तुम लोग ने वाकई में हूती के साथ मुकाबला नहीं करना क्योंकि हम तो इस जंग को खत्म कर रहे हैं। सो ये आप यूएस का के हालात देख लें कि यूएस और इजराइल और ये लोग तो दुनिया भर में जितनी भी इन्होंने जंगें की हैं उसमें उन्होंने इसी तरह से लोकल लोगों को खरीद खरीद के उन्हें पैसे दे दे के उनको वेपन्स देकर ट्रेनिंग देकर उनको टेररिस्ट बनाया है, मिलिटेंट्स बनाया है। उन्होंने हर मुल्क में जाके खुद मिलिटेंट्स बनाए उन्होंने और फिर वो उन कहते हैं कि जी हम इन्हीं मिलिटेंट्स से लड़ने के लिए अब हम आ रहे हैं। सो एग्जैक्टली वही गेम जो इनको गेम खेलनी आती है वो इस वक्त वो यमन में भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी डेंजरस है ये चीज कि गॉड फॉरबिड कि ऐसा शुरू हो जाए कि ये यूएई बैक मर्सनरीज जो हैं वो अंसारुल्लाह यानी हूती के मुकाबले में फिर से उठ खड़े हो। तो लेट्स सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा लग रहा था कि गाजा जो है वो अकेला है। गाजा जो है वो एक छोटी सी पट्टी है जिसके मदद के लिए कोई कभी नहीं आएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि लेबनान से भी हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा शदीद दबाव डाल रहा है। यमन से जो होती मिलिट्री है वो बहुत शदीद दबाव डाल रही है। और उसके अलावा ये एक बहुत खुशाइंद बात कि इजिप्ट, सऊदी अरब, ईरान इनके बीच में डिप्लोमेसी डे एंड नाइट जारी है, जिसका मैंने आपको पिछली कुछ पॉडकास्ट में भी तस्करा किया, डिटेल्स भी बताई।
So let's see, hopefully the best will happen in the coming days. Thank you.